आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन यूटिलिटी। उपयोग के आधार पर ग्रीन हाउस का वर्गीकरण। इसमें पहले पढ़ेंगे ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग। ड्यूरिंग नाइट द एयर टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस डिक्रीजेस, so some amount of heat has to be supplied to the plant to avoid cold bite due to freezing। रात के समय में ग्रीन हाउस के अंदर का जो एयर टेम्परेचर है, हवा का तापमान, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ जाती है। अब ये ठंड जब बढ़ती है तो पौधों को ठंड के वजह से नुकसान ना हो या उन्हें बचाने के लिए कुछ मात्रा में गर्मी देनी पड़ती है। Requirement for heating greenhouse depend on the rate at which the heat is lost to the outside environment। कितना ग्रीन हाउस को हीट देना है वो किस पे निर्भर करता है? उस दर पर जिस दर से हीट बाहरी वातावरण में नष्ट हो रही है या लॉस हो रही है। To reduce the heat losses, various methods are adopted by using double layer polyethylene thermopane glasses or to use heating systems such as unit heaters, central heat, radiant heat and solar heating system। हीट लॉस को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया जाता है, जैसे कि डबल लेयर पॉलीथीलीन, थर्मोपेन ग्लास या हीटिंग सिस्टम का उपयोग करके, जैसे कि यूनिट हीटर, सेंट्रल हीट, रेडिएंट हीट या सोलार हीटिंग सिस्टम्स वगैरह का उपयोग करके हम हीट लॉस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग। During summer, the air temperature inside the greenhouse increases, so it is desirable to reduce the inside temperature than the ambient temperature for effective crop growth। Evaporative cooling pad with fan or fog cooling are used so that large volume of cooled air are drawn into greenhouse। ड्यूरिंग समर, गर्मी के मौसम में ग्रीन हाउस के अंदर का एयर टेम्परेचर, हवा का तापमान बढ़ जाता है, तो अच्छे फसल की वृद्धि के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अंदर के तापमान को कम किया जाए बाहर के एम्बिएंट टेम्परेचर की तुलना में। यहाँ एम्बिएंट टेम्परेचर कहने का मतलब है जो ग्रीन हाउस में इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसके आसपास का जो तापमान, जो टेम्परेचर होता है, उसे एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं या फिर रूम टेम्परेचर को भी बोल सकते हैं। तो अंदर के तापमान को कम करने के लिए इवापोरेटिव कूलिंग पैड के साथ साथ फैन या फॉग कूलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा जो हवा है वो अंदर आए ग्रीन हाउस के। ऊपर जो इमेज लगा हुआ है उससे क्लियरली समझा जा सकता है कि ये प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है। अगर शॉर्ट में समझे तो समर के समय में ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अब हमें इसे कम करना पड़ेगा क्योंकि इससे हमारे फसलों को नुकसान हो सकता है। तो कम करने के लिए हमने क्या किया, इवेपोरेटिव कूलिंग पैड जिसमें फ़ैन या फॉग कूलिंग सिस्टम हो उसका इस्तेमाल किया। तो ये जो इवेपोरेटिव कूलिंग पैड क्या करेगा, बाहर की गर्म हवा को ठंडे हवा में बदल कर इसे ग्रीन हाउस के अंदर भेजेगा, जिससे कि जो अंदर का जो तापमान है जो बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के आधार पर ग्रीन हाउस का वर्गीकरण। इसमें पहले पढ़ेंगे वुडन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। In general, only wooden framed structures are used for greenhouses having span less than 6 meter। यहाँ स्पैन का मतलब है एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी। ऐसा ग्रीन हाउस जिसका स्पैन 6 मीटर से कम हो, वहाँ लकड़ी के फ्रेम वाली संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। Without the use of a truss, side post and columns are constructed of wood। यहाँ ट्रस का मतलब है ऐसी संरचना जो छत को, रूफ को सपोर्ट देने का काम करती है, उसे ट्रस कहते हैं। तो इस प्रकार के ग्रीन हाउस में साइड पोस्ट और कॉलम, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, वो पूरी तरीके से लकड़ी के बने होते हैं। कॉमनली पाइन वुड इज़ यूज्ड एज इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड पोसेस द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। इस प्रकार के ग्रीन हाउस पर आमतौर पर पाइन वुड, चीड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सस्ती होने के साथ साथ इसमें आवश्यक ताकत भी होता है। लोकली अवेलेबल टिम्बर विद गुड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी कैन ऑल्सो बी यूज्ड। निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध लकड़ी जिसकी मजबूती अच्छी हो, जो टिकाऊ हो और आसानी से जिसे मशीन से काटा जा सके, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है पाइप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। पाइप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर ग्रीन हाउसेस हैविंग क्लियर स्पान
around 12 meter. Trusses are not used in this type of greenhouse. ऐसा ग्रीन हाउस जिसका स्पान 12 मीटर के लगभग हो, वहाँ पाइप के फ्रेम वाली संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में ट्रसेस का उपयोग नहीं किया जाता। साइड पोस्ट, कॉलम्स, क्रॉस टाइज एंड पर्लिन्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पाइप्स। इसमें जो इमेज लगा हुआ है आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो साइड पोस्ट, कॉलम्स, क्रॉस टाइज, पर्लिन्स, ये सभी का निर्माण पाइप का उपयोग करके किया जाता है। द पाइप कंपोनेंट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट डिपेंड ऑन द अटैचमेंट टू द सैश बार फॉर सपोर्ट। पाइप फ्रेम्ड ग्रीन हाउस में पाइप कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, पर ये पूरी तरीके से सैश बार के जुड़ाव पे डिपेंड करते हैं ताकि उनको सपोर्ट मिलता रहे। आप सैश बार कहाँ है ये इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स आर यूज फॉर ग्रीन हाउसेज हैविंग स्पैन ग्रेटर दैन और इक्वल टू 15 मीटर। पहले समझते हैं ट्रस क्या होता है। ट्रस एक ऐसी संरचना या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रूफ, जो छत होती है, उसको सपोर्ट देने का काम करता है। तो ऐसा ग्रीन हाउस जिसका स्पैन अगर 15 मीटर से अधिक या उसके बराबर है तो ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। फ्लैट स्टील, ट्यूब्यूलर स्टील और एंगल आयरन इज वेल्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रस comprising rafters, cords and struts। फ्लैट स्टील, ट्यूब्यूलर स्टील या एंगुलर आयरन को एक साथ वेल्ड करके एक ट्रस बनाया जाता है जिसमें रैफ्टर, कॉर्ड, स्ट्रट्स शामिल हैं। यहाँ रैफ्टर, स्ट्रट, कॉर्ड्स किसे बोला जा रहा है आप इमेज में देख सकते हैं। स्ट्रट्स आर सपोर्ट मेंबर्स अंडर कंप्रेशन एंड कॉर्ड्स आर सपोर्ट मेंबर्स अंडर टेंशन। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में कंप्रेशन, जब दबाव पड़ रहा है उस समय स्ट्रट्स सपोर्ट प्रदान करता है, वहीं टेंशन, खिंचाव के समय कॉर्ड्स सपोर्ट प्रदान करता है। एंगल आयरन पर्लिन्स रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ग्रीन हाउसेज आर बोल्टेड टू ईच ट्रस। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में जो एंगल आयरन, कोणीय लोहे को हर ट्रस के साथ जोड़ा जाता है। इन अ वेरी वाइड ट्रस फ्रेम हाउसेज of 21.3 meter or more, only columns are used। चौड़े ट्रस फ्रेम वाले घरों में जिनकी चौड़ाई 21.3 मीटर या उससे अधिक होती है, वहाँ केवल कॉलम का उपयोग किया जाता है। कॉलम कहने का मतलब है एक तरीके का वर्टिकल स्ट्रक्चर जो ग्रीन हाउस संरचना को संभाले हुए है। मोस्ट ऑफ द ग्लास हाउसेज आर ऑफ ट्रस फ्रेम टाइप, बेस्ट सूटेड फॉर प्री फैब्रिकेशन। अधिकांश कांच के घर ट्रस फ्रेम प्रकार के होते हैं। इस प्रकार का ग्रीन हाउस प्री फैब्रिकेशन के लिए उपयुक्त होता है। प्री फैब्रिकेशन कहने का मतलब है कि जो ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे राफ्टर, साइड पोस्ट, कॉर्ड, स्टड्स, पर्लिन्स, ये सारी चीज़ों को फैक्ट्री में बनाया जाता है। फिर जिस साइट पे ग्रीन हाउस को हमें इस्टेब्लिश करना है या स्थापित करना है, वहाँ आके इन्हें बोल्ट की मदद से कस दिया जाता है। इसे ही प्री फैब्रिकेशन कहते हैं। इसीलिए ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर वाले जो ग्रीन हाउसेस होते हैं वो प्री फैब्रिकेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं।